ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी भाई बहनों को राम राम। तो वही ग्राम संसार कार्यक्रम का यह प्रायोजित कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला आपकी सभी समस्याओं का समाधान घर बैठे आपको दे देता है। यह प्रायोजित कार्यक्रम जिसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई। पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण। पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण। मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी। नैनो टेक्नोलॉजी है ऐसा आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज गन्ने की पाठशाला के विषय में। साथियों, इस कार्यक्रम में आपकी भागीदारी निश्चित रूप से एक बहुत मायने रखती है, क्योंकि इस समय आवश्यकता है वैज्ञानिकों की सोच, विशेषज्ञों की राय। यदि आपके खेतों तक जाए तो हमें उत्पादन अच्छा मिले, हमारी लागत कम हो और हम एक नई दिशा में अग्रसर हों। तो यदि आप भी गन्ने की बिजाई अभी इस समय कर रहे हैं या गन्ने की पछेती बुआई करना चाहते हैं और उसमें कुछ ऐसी सावधानियां हमें रखनी है जिससे उत्पादन अच्छा हो, तो यही आज हमारा विषय रहेगा कि गन्ने की पछेती बुआई में सावधानियां। आपकी भागीदारी के लिए आपको बताते चलें कि गन्ने की पाठशाला भाई आपके बिना कहां पूरी होगी, क्योंकि पाठशाला में छात्रों का होना भी उतना ही आवश्यक है जितना अध्यापकों का। तो अध्यापकों के रूप में वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और हमारे कार्यक्रम के संचालन महोदय शिवनंदन लाल इस समय स्टूडियो में उपस्थित हो गए हैं। स्टूडियो में आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपस्थित हो चुके हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, जो कि मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली में, और साथ ही डॉक्टर अर्चना अनोखे, वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली। और इन्हीं के साथ आपके प्रश्नों को बिल्कुल ऐसे सीधे भाव में जो आप तक पहुंचाते हैं, डॉक्टर्स तक पहुंचाते हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर लेते हैं, कुछ अपने मन की बात भी कहते हैं कि जिससे किसानों की समस्याओं का समाधान उन्हें घर बैठे रेडियो के माध्यम से मिल जाए। तो वो है कार्यक्रम के संचालन इस समय अब हम सौंप रहे हैं, जो प्रस्तुत करता है शिवनंदन लाल। स्वागत है आप सभी का। किसान भाइयों राम राम। और कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर तेवतिया और डॉक्टर अर्चना अनोखे जी दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवनंदन जी। और जिस तरीके से हमारे भाई अमित जी ने आज कार्यक्रम की समा बांधा है, तो निश्चित तौर पे हमारे किसान भाई भी कार्यक्रम में जुड़ेंगे। और जब तक हमारे किसान भाइयों के फोन आते हैं और जो किसान भाई हमारे गन्ने की खेती करते हैं, निश्चित तौर पे वो जानते हैं कि गन्ने की हमें कब कब बिजाई करनी है, चाहे बसंतकालीन हो, चाहे शरदकालीन हो, या गन्ने की बिजाई जो देर से करते हैं, गेहूं की फसल जिनके खेतों में लगी हुई है या कटाई कर रहे हैं किसान भाई, तो वो की फसल की कटाई करके उसकी बिजाई करते हैं। और जब किसी भी फसल की बिजाई की जाती है तो निश्चित तौर पे उसकी खेत की तैयारी है, खेत का चुनाव है। उसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण होता है कि बीज का चुनाव और बीज की बिजाई का वैज्ञानिक तरीका, जिससे कि उन्हें अच्छा उत्पादन मिल सके। तो डॉक्टर तेवतिया जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि जो हमारे किसान भाई गन्ने की बिजाई पछेती करना चाहते हैं, तो इस समय किन किन बातों का ध्यान रखें? देखिए शिवनंदन जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप हमें काफी मौका देते रहते हैं अपने किसानों से रूबरू होने का। और आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, पछेती गन्ने में सावधानियां। देखिए, हमारे जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के किसान हैं जी, वो इस समय गेहूं काट कर गन्ना बोने की तैयारी कर रहे हैं। तो गेहूं कुछ उन्होंने काट लिया है और थ्रेसिंग करा के अनाज घर पे ले आए हैं, कुछ का अभी खड़ा हुआ है खेत में और कटाई चल रही है। लेबर की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और क्योंकि पीछे जो बारिश हुई है उसने जो लेट कर दिया जो कटाई थी गेहूं की जी। नहीं तो जो अगेते गेहूं थे वो कट गए होते अब तक। तो वो कम से कम 2 हफ्ते जो वो बारिश रही है उसने बहुत
काम बिगाड़ दिया किसान का, जो है मतलब नुकसान भी किया है। जी। तो अब बात आती है कि क्या सावधानी रखें। देखिए टेम्परेचर बहुत बढ़ चुका है जी। और टेम्परेचर बढ़ने में गन्ने में अंकुरण लेना एक चैलेंज है, चुनौती है किसान के सामने। सबसे ज्यादा जो सावधानी रखनी है वो यही रखनी है कि अंकुरण जो है उनको लेना है तो खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए बोते समय। दूसरा, गन्ने को धूप में ना छोड़ें, चाहे वो खेत में डालें चाहे उसको स्टोर करते समय छाया में रखें। और जैसे ही देखिए, या तो सुबह सुबह बुआई करी और उसको तुरंत मिट्टी से ढक दीजिए, और अगर खेत में नमी नहीं है तो कूड़ों में पानी छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा, थोड़ा सा साइड बाय साइड से मिट्टी उसके ऊपर जम जाएगी गन्ने के, और पानी की भी उसकी नमी की पूर्ति हो जाएगी। और गन्ने को या फिर शाम के समय बोई। कहने का मतलब है कि गन्ने को धूप से बचाना है, एक तो सबसे सावधानी रखनी है जी। दूसरा, जो काटने और बोने का जो समय है, ऐसा नहीं है कि बहुत पहले काट दें और उसे बोने में देर हो जाए। तो इस समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, उसको जल्दी से जल्दी बोएं काटने के बाद। तीसरी बात यह है कि अगर गन्ना दूर से आ रहा है, आप कहीं से मंगा रहे हैं ट्रांसपोर्ट करके, कोई नई वैरायटी ला रहे हैं, तो उसको उसमें थोड़ा पानी के छींटे मारते रहें, और जो गन्ना ला के डालें उसको छाया में डालें और उसके ऊपर कुछ ढक दें और हल्के हल्के पानी के छींटे मारें उसमें। ये भी नहीं है कि पानी में ही डाल दो गन्ने को, तो गन्ना खराब हो जाएगा। और डॉक्टर साहब, जो उसके साथ पत्तियां लगी हैं उनको अलग ना करें। हाँ, बीज के गन्ने में तो अगर बाहर से लाते हैं तो पत्ती अलग होती ही नहीं है, वो अगोला के सही था। ये तो किसान भाई हमारे जानते भी हैं सारे जी। कि पहले से ही वो हाथ से भी छीला जाता, पत्ती हटाई भी हाथ से जाती है, उसमें दराती का इस्तेमाल भी नहीं होता। और हमारे किसान भाई बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर दराती का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी आंख को नुकसान हो जाएगा, गन्ने की आंख जो होती है। तो ये चीज बहुत जरूरी है, नमी का रखना, अंकुरण लेना। देखिए, अगर सेट से गन्ना बोया जाता है डायरेक्ट खेत में, तो आंकड़े ये बताते हैं कि 50% ही उसमें अंकुरण होता है। और अगर उसमें नमी ना हुई और ज्यादा टेम्परेचर की वजह से गन्ना सूख गया तो और भी कम हो जाएगा। तो फिर किसान को बड़ा दुख होगा जब अंकुरण नहीं होगा, कहीं कहीं अंकुरण दिखाई देगा तो उसको बड़ी निराशा होगी। इसलिए पहले से ही ध्यान रखें। इस समय जब गन्ना उगेगा तो देखिए, ये कीट का समय चल रहा है, कीट भी लगेंगे उसमें, अर्ली सूट बोरर भी लगेगा, तो इसलिए बोते समय उसमें इंसेक्टिसाइड का भी इस्तेमाल करें। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ डॉक्टर अर्चना अनोखे हैं जो कीट वैज्ञानिक ही हैं, और आपने जिस तरीके से कीटों का जिक्र किया है, तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगा कि जो हमारे किसान भाई इस समय बिजाई करना चाहते हैं, तो इस समय कीट और बीमारियों से सुरक्षा के लिए गन्ने के बीज का उपचार कैसे करें? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल डॉक्टर साहब, बीच में रोकना चाहूंगा, एक किसान भाई का फोन है, लेते हैं। हेलो। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम ब्रजपाल है जी, जिला सहारनपुर, गांव रामसावड़ा, यूपी से है जी। जी ब्रजपाल जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है सर, जो गन्ने के ऊपर रिजल्ट गिर सके जी या फोरोडोन? रीजेंट अच्छा रहेगा, हालांकि हम कंपनी का नाम नहीं लेते, लेकिन आपने पहले ही ले दिया है तो रिएजेंट डालिए, अच्छा परिणाम मिलेगा। अच्छा सर, ये 18 बीज है जी। 18 बहुत अच्छा बीज है, CO 118 बीज है, वो अच्छा बीज है। और अब देखिए, रेड रॉट ऑफ शुगर केन जब से आया है, ये लाल सड़न रोग 0238 में, तो ये प्रीफरेंस बन गई है CO 118। तो आप बेधड़क होकर इस बीज को बोइए, और हम भी अपनी शुगर मिल्स में इसको बुआ रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्रजपाल जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि तो मैं ये कह रही थी कि जो कीट और रोग जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है उनको मैनेज करना गन्ने के फसल में जी। तो अगर हम बिजाई के समय ही ध्यान दे दें तो काफी हद तक हमें निजात मिल जाता है। जैसे कि आप जो गन्ने का बीज ला रहे हैं, सीड्स ला रहे हैं जी, तो उसको एजोस्पाइरेलम होता है, उससे आप ट्रीट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने 100 लीटर वाटर ले लिया तो उसमें 50 ग्राम कार्बेंडाजिम डाल दीजिए, जिससे कि आपके जो रोग शुरू में जो 1 महीने के अंदर जो रोग लगने वाले होते हैं, सड़न के जो रोग होते हैं, उनसे बचाव हो जाता है। तथा 200 ml जो मेलाथियान का घोल होता है उसको मिला लें
और 1 kg यूरिया मिला लें। 1 किलो यूरिया। हाँ, इन सारे चीजों का मिश्रण बना के 100 लीटर वाटर में, ये जो 100 लीटर वाटर है हम इसको यूज करेंगे 1 हेक्टेयर में लगाने वाले सारे बीजों को डुबाएंगे जी। और इसको हमें 15 मिनट तक डुबाना है बिजाई से पहले। यानी बीज के टुकड़ों को? हाँ, बीज के टुकड़ों को 15 मिनट तक डुबा दीजिए और उसके बाद आप बिजाई कर दीजिए। तो इससे जो होता है, जो पहले मंथ में जो बीमारियां लगती हैं, सड़न लगते हैं, मृदा जनित जितने भी रोग होते हैं, हाँ, तो उससे आपको निजात मिल जाएगा। और उसके साथ साथ ही जो अर्ली बोरर होता है, जो सुंडी होता है, जो कि 1 महीने के अंदर आता है जी, उससे आपको निजात मिल जाएगा। और जो आपके चूसक वाले कीड़े होते हैं, जैसे कि सफेद मक्खी हो गया, एफिड हो गया, पायरेला हो गया, तो इन सब से भी आपको काफी हद तक निजात मिल जाती है। नहीं, लेकिन जो हमारे किसान भाई इस समय बिजाई करते हैं और उन्होंने उपचार कर भी लिया है, जी। लेकिन उसके बावजूद कभी दिक्कत आ जाती है, तो उस स्थिति में क्या करें? तो इसमें हमें देखना होता है कि जैसे हमें बोरर कई प्रकार के आते हैं। एक तो बोरर होता है कि 1 महीने में ही आ जाता है, जिसको हम लोग शुरू में आने वाला सुंडी कहते हैं। और एक जो होता है इंटरनोडल बोरर बोलते हैं, जो 2 नोड होते हैं ना, उनके बीच में वो छेद बना देता है जी। और एक जो होता है टॉप सूड बोरर होता है। इसको हम कैसे पहचानेंगे? किसान भाई बहन देखते होंगे जैसे कि फसल में ऊपर में ना ऐसे झाड़ू जैसा, बंची टॉप जैसा बनना शुरू हो जाता है, मतलब झाड़ू की तरह हो जाता है, ब्रांचिंग टाइप हो जाता है, पत्तियों में छिद्र दिखाई देते हैं। तो इन सब को अपन बोरर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इनको मैनेज करने के लिए हम उसी प्रकार का ट्रीटमेंट देंगे और देखेंगे कि कितना, किस अवस्था में है, कितना ज्यादा है। और जब ज्यादा मात्रा में अगर आ जाए ये कीट, तो इसको अलग तरीके से मैनेज करेंगे। उसके बाद जो हमारे सकिंग कॉम्प्लेक्स हैं, जो आपके सफेद मक्खी हो गए और आपके पायरेला हो गए, तो इनको अलग तरीके से मैनेज करें। जैसे डाइमिथियोएट हो गया 20 EC, तो इसका हम छिड़काव कर सकते हैं। जब फसल का जमाव हो जाए तब? हाँ, तब कर। डॉक्टर साहब, क्योंकि ये समय ऐसा है गर्मी का, जैसे आपने कहा कि बिजाई के समय उसमें नमी होनी आवश्यक है, और जो आप बीज बो रहे हैं वो भी धूप के सीधा संपर्क में ना आए। कोशिश करें कि उसकी सीधी बिजाई, जिस समय आप उसको काटें और सीधी बिजाई करें। तो डॉक्टर साहब, बहुत से हमारे किसान भाई बिजाई कभी सुबह करते हैं, कभी दोपहर करते हैं, तो इस समय क्योंकि गर्मी पड़ रही है, आपने जैसे जिक्र किया, तो बिजाई का सही समय क्या है? बिजाई का देखिए, मैंने पहले भी बताया ये बात जी। देखो, पहले भी जो हमारे पूर्वज थे जी, वो भी मेरे को खूब याद है, जब हमारे पिताजी गन्ना बोते थे, सुबह सुबह 5 बजे चले जाते थे बोने, सारे भी जितने बच्चे बोने वाले होते थे। और जो बीज काटते थे वो पहले दिन शाम को छाया में काटते थे, जिससे कि आगे रात हो और सुबह सुबह बो दिया जाए। वो पहले दिन बीज काट लेते थे। तो या तो सुबह सुबह बोइए और या शाम के टाइम बोइए। देखिए, अगर आप धूप में गन्ना पड़ा रह गया उसमें कूड़ में जी, और उस पर मिट्टी नहीं ढकी, आपके अंकुरण का लॉस होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता। और आज 40 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच रहा है। इस टेम्परेचर में तो ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए दोपहर में कभी भी गन्ने की बिजाई ना करें। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि जो किसान भाई हमारे बसंतकालीन बोते हैं या शरदकालीन गन्ने की बिजाई करते हैं, तो इस समय जब बिजाई करें तो उसमें थोड़ा जो विशेष सावधानी क्या बरतें कि जो उस समय बरतते हैं? देखिए, उस समय तो अक्टूबर में तो बहुत अच्छा समय होता है। उस समय टेम्परेचर में नमी होती है जी, मतलब टेम्परेचर में हीट नहीं होती, उस समय अंकुरण बहुत अच्छा होता है। लेकिन इस समय या तो आप जो है फरवरी में बो दीजिए, जी, ज्यादा से ज्यादा मार्च तक भी, यानी बसंत में। हाँ, बसंत में ये। और अब जो गर्मी का सीजन हो गया है, लेकिन क्योंकि इधर हमारे यहाँ प्रचलन है, हमारे जो किसान भाई है गेहूं काट के बोते हैं गन्ना जी, उनके लिए बड़ा चैलेंज है ये। गेहूं की फसल भी लेते हैं हाँ, और गन्ना भी लेते हैं। यस, तो वो क्या करते हैं, ऐसा ये क्रॉपिंग जो रोटेशन जो है ऐसा अपनाते हैं, बल्कि कहेंगे क्रॉपिंग पैटर्न जो है जी, क्या पौधा लेंगे, पौधे की फिर पेड़ी लेंगे, पेड़ी को जल्दी डाल के उसमें गेहूं बो देंगे जी, और गेहूं काट के फिर से गन्ना बो देंगे। तो एक फसल जो है, ये आपने 2 फसल ले ली गन्ने की और 1 फसल ले ली वीट की, उसके बाद फिर गन्ना शुरू करेंगे। लेकिन इसमें या तो देखिए नमी का ध्यान रहना, किसान भाई को भी ये अच्छी तरह पता है कि नमी नहीं रहेगी, लेकिन कभी कभी थोड़ी भूल हो जाती है। तो हमारा जो प्रोग्राम ये सुन रहे हैं वो और ज्यादा सचेत हो जाएंगे फिर
जी देखिए कुछ किसान भाई हमारे इतने प्रोग्रेसिव हैं कि उन्होंने नर्सरी लगा ली होगी उसकी गन्ने की, जी बिल्कुल है। अगर वो नर्सरी लगा ली है वो विन विन सिचुएशन में रहेंगे। वो आप 1 महीने पहले पहुंच जाएंगे गन्ने की बिजाई में, और जैसे ही उसको ट्रांसप्लांट करेंगे साथ साथ पानी छोड़ देंगे तो वो गन्ने की फसल उनकी तुरंत खेत हरा भरा हो जाएगा। वो सबसे एडवांस किसान जाने जाते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हमारे जो किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं, फूलों की करते हैं, उसकी पौध तैयार कर लेते हैं, यस यस, उसी तरीके से गन्ने की भी पौध तैयार की जा सकती है आराम से। देखिए मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं खुद अपने फार्म पे मैं पूरा का पूरा गन्ना मैं नर्सरी उगा के बोता हूँ, और उसमें रेज बेड बनाइए जो 1 मीटर चौड़ी हो, 6 इंच के ऊंचाई हो उसकी रेज बेड की। उस पे आप 1 आंख की बड्स बो दीजिए, और कुछ नहीं करने का, ना ट्रे में लगाने की जरूरत है, ना आपको कप में लगाने की जरूरत है, कुछ नहीं। सीधा खेत में अच्छी तरह खाद मिलाइए, अच्छी तरह जुताई कीजिए, तैयारी कीजिए। रेज बेड पर 1-1 आंख की जो आप बड लगा दीजिए, ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए, पानी देते रहिए। मैं तो ये कहता हूँ 9-10 दिन में तो 6-6 इंच की हो जाती है, ये मेरा खुद का अनुभव है। तो डॉक्टर साहब, हमारे जो किसान भाई हैं उनकी तरफ से हमारा सवाल है, हाँ बताइए, कि जो किसान भाई अभी गेहूं की कटाई कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि अभी हमें हफ्ता 10 दिन या 15 दिन लग जाएंगे गन्ने की बिजाई के लिए, तो क्या वो इस समय इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए 10 दिन एडवांस पहुंच जाएंगे ये। अगर 10 दिन बाद में करेंगे और टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा और अंकुरन कम होने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरी बात ये होती है, अगर आप बिजाई के समय पानी भी लगा दें, आज 2-3 दिन में फिर सूख जाता है वो। आप लगातार पानी कब तक लगाएंगे? ऊपर जो है वो कड़ी परत बन जाती है, वो उसमें जो दरारें आ जाती हैं, उसमें नीचे तक हवा पहुंचती है। ये गर्मियों में बड़ी प्रॉब्लम होती है। जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। जी जी, हेलो नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। सर मैं ललित कुमार बात कर रहा हूँ, जनपद बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। जी ललित जी। सर हम ये जानना चाहते हैं, जो सर हम गन्ने की 38 की बिजाई कर रहे हैं अब। जी। तो सर सूखे में हमने जो है बोना चाह रहे हैं, हम सूखे में मतलब पहले जुताई करके बाद में इसमें पानी करें। तो सर ये जानना चाह रहे हैं कि जो ग्रीष्मकालीन जो गन्ने की बिजाई है अब जो हम कर रहे हैं, जी, सर सुबह के समय सही रहेगी या शाम के समय, किस समय करना उचित रहेगा? जी हमें लगता है कि आपने रेडियो सेट देर से खोला है। हम इसी पे डिस्कस कर रहे थे। तो डॉक्टर तेवतिया जी, आप देखिए ललित जी, पहले तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि जो लाल सड़न रोग है 0238 में आ चुका है, तो आजकल सभी मिलें और सब ये कह रहे हैं कि भाई इसको ना बो के दूसरी अच्छी वैरायटी सेलेक्ट करें। जैसे CO0118 है, अगर आपको जो अत्यंत नई वैरायटी है 15023, 13235, 14201 ये नहीं मिल पा रही हैं, तो आप 0118 बो सकते हैं। फिर भी अगर आप पे बीज का इंतजाम नहीं और मजबूरी है आप 0238 ही बो रहे हैं और आप सूखे में बोना चाहते हैं, तो देखिए आप बुआई या तो शाम के समय कीजिए और या अर्ली मॉर्निंग कीजिए। देखिए आप पहले से खेती करते होंगे, मुझे तो याद है हमारे फादर, हमारे पिताजी बहुत सुबह सुबह 4:30-5 बजे गन्ना बोना शुरू हो जाता था, और शाम के समय आफ्टरनून में 4 बजे के बाद काटते थे, रात तक पूरे गन्ने को काट लेते थे और सुबह बोते थे। वो लोग भी ये जानते थे कि गन्ने में धूप नहीं लगनी चाहिए, और विशेषकर कटने के बाद तो बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप या तो सुबह सुबह बोइए, गन्ना आप शाम को काट लीजिए छाया में। वो भी ये नहीं है कि पहले दिन सुबह को काट लें, शाम को काटिए, चाहे देर रात तक काटिए और सुबह सुबह बुआ दीजिए उसको। सर हमने अब ये पेड़ी 38 हो रही है, अब पेड़ी लगेगी इस वक्त, तो सर इसमें थोड़ा सा कीड़ा की समस्या भी कहीं कहीं नजर आती है। ये सफेद पत्ती है सर इसमें खेत में हमारे में। सफेद पत्ती है या सफेद कीड़ा है? सफेद पत्ती नजर आती है सर, सफेद सफेद जो है चित्तीदार। अच्छा, पत्तियां चित्तीदार हो रही हैं, सफेद 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 की हो रही है सर। हाँ, तो आपने अपने खेत में घूम के देखा है कोई कीड़ा तो नहीं है? सर ये जो कोत है, कोत तो कहीं कहीं सूखी हुई नजर आ रही है सर। हाँ ठीक है, समझ गया। देखिए इसको कहते हैं अर्ली सूट बोरर, मतलब अगेती तना छेदक, ठीक है। ये अप्रैल में ही आता है,
इसको सलाई भी कहते हैं किसान की भाषा में। ये कोत जब आप जिसमें होगा अफेक्टेड, कोत खींचेंगे तो वो सीधे के सीधे ऐसे खिंच आएगा और नीचे काला काला गला हुआ होगा। अगर उसमें देखेंगे तो एक उसमें पतली सी सूंडी होगी, अगर उसमें देखोगे आप, ठीक है। हो सकता है जब आप खींचे तो वो नीचे रह जाए। अगर पूरे पौधे को उसको खोलेंगे तो उसमें एक सफेद सफेद लगभग 1 इंच की आप सूंडी मिलेगी, पतली सी। तो ये जो है, इसके लिए देखिए आप जो दवा आती है एक क्लोर एंट्री निलीप्रोल, ठीक है, उसको जो है डाल दीजिए, उसकी ड्रेंचिंग कीजिए कूड़ों में। अच्छा, पेड़ी है तो आप इसका ग्रेनुलर भी आता है, आप ग्रेनुलर फॉर्म में भी इसको डाल सकते हैं। तो उससे आपको इससे निजात मिल जाएगी और इसे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप देखिए ज्यादा हो रहे हैं तो इसको डालिए, क्योंकि ये एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। ये भी नहीं होना चाहिए कि खेत में एक पौधा दिखाई दिया और तुरंत दवाई लगा दी पूरी। आप उसमें जो है सावधानी पूर्वक दवा का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ज्यादा दवा का इस्तेमाल करने पे भी उनमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है और अगली बार फिर उतनी दवा डालने से उसका इलाज नहीं होता है। ठीक है ललित जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अर्चना कुछ जोड़ना चाहेंगी इसमें? हाँ सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि हमें अगर उसकी ज़्यादा मात्रा अगर आ गई है, बहुत सारे पौधों में अगर वो सुंडी लग गई है, तो क्लोरेंट्रानिलीप्रोल आप डाल सकते हैं। और जैसे कि मल्चिंग होता है, ट्रेस मल्चिंग जो आप करते हैं, तो वो भी 10 से 15 सेंटीमीटर थिकनेस का लगा देंगे। जैसे कि अब तो आप बो चुके हैं, बिजाई कर चुके हैं, तो अगर प्लांटिंग बिजाई के 3 दिन बाद अगर करें तो इससे हमें छुटकारा मिल जाता है। डॉक्टर साहब, इनके बिजाई का पेड़ी है उसमें दिक्कत है, तो ठीक है, इनको डॉक्टर साहब ने पूरा जवाब दे दिया है और निश्चित तौर पे इनको अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। और डॉक्टर साहब, कार्यक्रम हमारा जारी रहेगा। डॉक्टर तिवतिया और डॉक्टर अर्चना जी दोनों का पुनः कार्यक्रम में स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई इस समय बिजाई करना चाहते हैं, लेकिन एक इस समय हमारे कई ऐसे किसान भाई हैं जिनसे मैं जुड़ना चाहूंगा। एक किसान का फोन आ गया है, उसको लेते हैं पहले। हेलो। हाँ, हेलो, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। मैं इंद्रवीर तेवतिया, गांव नक्तूगढ़ी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी इंद्रवीर जी, आप एक्सपर्ट से क्या जानना चाहते हैं? हाँ, डॉक्टर साहब से ये जानना चाहते हैं कि 10 बीघे गन्ना लगाना है जी, जो जल्दी पक के तैयार हो और समय से मील में जा, क्योंकि उसमें खाद, बीज, मिट्टी के तत्व जो उसके लिए आवश्यक हैं, इस बारे में। बिल्कुल, आपने तो शुरू से अंत तक के पूरे गन्ने की जो कल्टीवेशन है, मतलब पूरी खेती, उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे विशेषज्ञ हैं, आपको जानकारी जरूर देंगे। देखिए इंद्रवीर जी, आप गन्ना बोना चाहते हैं 10 बीघे और आप गेहूं काट लिए होंगे आपने? गेहूं कट गए साहब। हाँ, देखिए अब जो है खेत की तैयारी सबसे पहले आती है। आप उसमें खाद अच्छी तरह डालिए, कूड़ी का खाद, और अगर हम कहें तो 12.5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप उसमें फार्म यार्ड मैन्योर डालिए। मील से प्रेस मड भी मिलती है, प्रेस मड में आधा खाद मिला लें, आधा इसको मिला के भी डाल सकते हैं। उसके बाद में जो NPK हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। देखिए गन्ना 1 साल की फसल है, इसमें 300 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम फास्फोरस, 200 किलोग्राम पोटास की जरूरत होती है 1 साल में। इसके अलावा आप 37.5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जिंक सल्फेट डालिए, क्योंकि आजकल जो जमीन है उनमें जिंक की भी कमी होती जा रही है। और अगर आपने सॉइल टेस्ट कराया है, और कराना चाहिए, अगर एक प्रोग्रेसिव फार्मर है तो उसको सॉइल टेस्ट कराना चाहिए, उसमें अगर अन्य किसी तत्व की कमी पाई गई है तो उस तत्व को भी डालें। और देखिए खाद के साथ में अगर आप एक बायो फर्टिलाइजर एजोस्पिरिलियम मिला लें तो वो गन्ने के लिए बहुत लाभदायक है। ये तो हो गई खेत की तैयारी की बात। अब आप वैरायटी के बारे में देखिए, आपने पूछा जो सबसे पहले तैयार हो। देखिए ये जो 15-023, 13-235 और 14-201 3 वैरायटी निकली हैं, और ये बहुत ही अर्ली वैरायटी हैं और अक्टूबर में ही मैच्योरिटी इनको में आ जाती, और ये लंबे समय तक बल्कि इनमें फिर दिक्कत आनी शुरू होती है, इनमें अच्छी रिकवरी भी नहीं मिलती है। तो ये तीनों वैरायटी आप बोइए, ये 0-238 से भी पहले मैच्योर होती हैं। दूसरी बात, 0-238 को अब थोड़ा सा अवॉइड कीजिए।
अगर ये तीनों वैरायटी नहीं है तो आप 0118 को बो सकते हैं, वो भी 0238 के टक्कर की है वैरायटी बिल्कुल। इसके बाद में सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि क्योंकि लाल सड़न रोग जो पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुका है, इसमें आप सीड और मृदा दोनों को आपको ट्रीट करना पड़ेगा। मृदा ट्रीटमेंट के लिए देखिए ट्राइकोडर्मा विरिडी है जो कि एक फंगस है, और ये लाल सड़न रोग भी फंगस की बीमारी है ये, और ये फंगस जो ट्राइकोडर्मा विरिडी है ये उस फंगस को खा जाती है। तो मृदा में आप लगभग ये लगाइए कि 2 किलो बीघा का ट्राइकोडर्मा, यानी 1 एकड़ में 10 किलो आप ट्राइकोडर्मा डालिए। बुआई के समय उसको भी मिला दीजिए, जब आप जुताई कर रहे हैं खाद डाल रहे हैं उसके साथ मिला दीजिए। अब रही बीज उपचार की बात, देखिए बीज उपचार के लिए आप एक फंजीसाइड और एक इंसेक्टिसाइड 2 से आप उनका ट्रीटमेंट कीजिए। मृदा उपचार और बीज उपचार करके आप बिजाई करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका उत्पादन अच्छा मिलेगा। और इंद्रवीर तेवतिया जी, आपने कार्यक्रम में फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो अभिनंदन जी, नमस्कार। नमस्कार जी। ग्राम गौर जामर, जिला सागर, मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ सर। जी विपिन जी, क्या सवाल है आपका? वैसे समस्या तो कोई नहीं है सर गन्ने में, लेकिन एक सवाल था मेरा सर कि गन्ने में अक्सर देखा जाता है कि गन्ने जो रहते हैं आड़े टेढ़े हो जाते हैं काफी, मतलब है जब बढ़वार होती है तो उल्टी सीधे आड़े टेढ़े हो जाते हैं। इससे कोई उपाय है या फिर ये स्वाभाविक है? गन्ना तो वैसे सीधा ही बढ़ता है, लेकिन अभी किसी कारण से गन्ने में मान लीजिए बरसात हो जाती है या कहीं गिर जाता है तो निश्चित तौर पे गिरने के बाद वो दोबारा सीधा होता है, जिससे उसमें टेढ़ापन आ जाता है। देखिए विपिन जी, मेरे को याद है पहले भी आप क्वेश्चन पूछते रहते हैं और आप बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, हमारे प्रोग्राम को पसंद भी करते हैं। देखिए गन्ने सीधे रहेंगे, आप अच्छी तरह मिट्टी चढ़ाइए उसमें, क्योंकि जब गन्ना बड़ा हो जाता है तभी टेढ़ा होगा। अगर आप उसमें मिट्टी नहीं चढ़ाएंगे, वो थोड़ा सा अगर आप पानी देंगे और हवा चल गई तो भी टेढ़ा हो सकता है। और देखिए आंधी आती है, 1 साल की क्रॉप है, जब गन्ना बड़ा होता है बारिश भी आती है, बारिश में और आंधी भी आती है। जितना अच्छी तरह से उसको मजबूती के साथ मिट्टी चढ़ा देंगे दोनों तरफ से, तो आपके गन्ने सीधे रहेंगे। हाँ, मिट्टी चढ़ाएं, समय पे उसकी बंधाई करें तो निश्चित तौर पर गन्ना नहीं गिरेगा। और डॉक्टर साहब एक और किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो, सतवीर बोल रहा हूँ सर। अच्छा सतवीर, मुरादाबाद से, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है सर कि गन्ने की अच्छी फसल लेने के लिए कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? आप काउंटिंग पे ना जाएं, वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, बारिश कितनी बार हो रही है उस पे डिपेंड करता है, आपके खेत की मिट्टी पे डिपेंड करता है किस तरह की है। देखिए एक मैं आपको छोटा सा एक वो बताऊंगा उदाहरण, एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो बहुत सारे एक्सपर्ट बोल रहे थे, तो एक किसान बोलने लगा कि भाई हम गन्ना उगाते हैं, बता आप रहे हो, तो वो बोले कि भाई आप बताओ किसान कैसे होगा, तो वो बोला खाद पानी खाद पानी खाद पानी खाद पानी। वो एक्सपर्ट कहने लगे अरे भाई अब रुको भी तो। वो बोले रुक गए तो गन्ना गया जी, फिर नहीं होने का गन्ना। तो पानी की जब जरूरत हो पानी लगाते रहो, आपको सूखने की इंतजार नहीं करनी है, ना गिनना है कि कितनी बार लगा दिया पानी। ठीक है सतवीर जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि खाद पानी अगर लगाएंगे तो गन्ने का उत्पादन अच्छा मिलेगा। और डॉक्टर साहब कुछ किसान भाइयों की इस समय शिकायत आ रही है कि उनके गन्ने में पायरेला रोग की शिकायत है, जो गन्ना लगा हुआ है, तो उसके लिए क्या उपचार कर सकते हैं? डॉक्टर अर्चना, आप बताना चाहेंगे? ये जो पायरेला है ये एक प्रकार का चूसक इंसेक्ट है, जिसका जो वयस्क और शिशु जो होते हैं वो दोनों रस चूसते हैं गन्ने से और उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें सबसे पहले तो किसी भी कीट को बचाव करने के लिए उसे सही तरीके से पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने दुश्मन को जानेंगे नहीं उसका कैसे निजात करेंगे, ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें आप पायरेला एक लंबी मक्खी होती, येलो कलर की होती है, पीली कलर की, जिसके पीछे धागे जैसा लगा होता है। जो शिशु अवस्था होता है उसमें धागे की तरह लगा होता है, और जो वयस्क होता है वो आप दोनों पंख ऐसे नीचे दबे हुए दिखेंगे, तो आप आसानी से उसे पहचान जाएंगे। और जब ये बहुत मात्रा में बढ़ जाते हैं
तो जो पत्तियां होती हैं वो चिपचिपी सी लिसलिसी सी हो जाती हैं, और जो आपके गन्ने हैं क्या होता है कि उसमें पत्तियां जो येलो होने लगती हैं, और एक सूटी मोल्ड होता है, ब्लैक कलर का कवक होता है, फंगस होता है, उसकी ग्रोथ होने लगती है। साहब एक किसान भाई का फोन लेते हैं जी। हेलो। हाँ जी, मैं शामली से बोल रहा हूँ, दीपम सिंह। एक जानवर है जी जो ईंट बोते हैं जी, वो काटी को काट देता है, उसको ठे बोलते हैं, उसके कांटे होते हैं, उनका कोई जानवर है कि जिस तरीके से किसी फसल को काटता है, चूहा है या कोई और भी जानवर है? हाँ जी, हाँ जी, जैसे बिल्ली जैसा जानवर है, ठे। अच्छा, बिल्ली जैसा जानवर है। वो कहीं बिज्जू की बात तो नहीं कर रहे आप? बिल्ली जैसी होती है वो, आवाज भी उसकी बच्चे जैसी होती है। प्रैक्टिकल इलाज तो मैं बता रहा हूँ कि आप जो उसकी फेंसिंग वगैरह करें उसमें, और फेंसिंग में जो तार लगाते हैं उसके लगभग 1 फुट या 2 फुट तक जाली ऐसी लगाएं जो वो ना लग पाए। और डॉक्टर हमारी अर्चना अनोखे जी हैं, वो कुछ बताएंगी इसके बारे में। जैसे कि एक नीम का NSK मिलता है, नीम वाली जो दवाई होती है, आप उसे अगर छिड़क देंगे तो जो उसका टेस्ट है ना वो कड़वा सा हो जाता है, तो वो एक प्रकार से डिटरेंट का काम करता है। मतलब एक आँख खा लिया उसके बाद उसकी खाने की इच्छा नहीं होती है, तो वो भी उससे भी आप बचाव कर सकते हैं। वो नीम की क्या दवाई? वो NSK के नाम से आता है, नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट के नाम से आता है, जिसका 5% है या 10% है। आप उसमें डुबा के या उसको स्प्रे कर दें तो उससे वो उसका स्वाद, किसी भी चीज का स्वाद बिगड़ जाता है तो नहीं खाते हैं ना, तो इसी प्रकार से वो भी कम खाएगा। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि देखो, गन्ने में इस तरीके की दवाई को छिड़क के उसको कम किया जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब तो एंटोमोलॉजी के हैं जी, तो उन्होंने शायद हो सकता है कि ये तजर्बा किया हो जी। लेकिन क्या है कि मैंने जो हमारे लौकी, घिया और ये होते हैं, इनको गिलहरी काट देती थी जी, तो मैंने ये सोच के मिर्च का और अदरक का उस पे वो किया, तो उस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो क्या पता है उसको मिर्च लगती भी है या नहीं लगती है, वो मिर्च भी खा जाते हैं डॉक्टर। तो मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैंने अपने खेतों पे परमानेंट इलाज कर रखा, फेंसिंग करके, और उसके 2 फीट तक जाली लगा रखी, तो ना उसमें गीदड़ घुस सकते हैं, ना उसमें सेह घुस सकती है, ना सुअर घुस सकते हैं, और ना वो बिज्जू, जो एक बिल्ली वाला बिज्जू भी होता है लेकिन उस पर कांटे नहीं होते जी, तो वो भी घुस जाता है। तो ये सब तरीका है इसको कंट्रोल करने। जी। डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार। ये विशेषज्ञों से आपके ये जानकारी चाहिए थी। मैं मैत्रेयी बोल रही हूँ गाजियाबाद से। जी मैत्रेयी जी, हाँ, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये पछेती गन्ने की कौन सी ऐसी किस्म बोई जाए जिसमें कीट कम लगे और लागत जितनी हो उसके हिसाब से उत्पादन हमें मिल सके? बताना चाहूंगा इसके बारे में। देखिए, रेड रॉट ऑफ शुगर केन से जो रेजिस्टेंट वेराइटी हैं ये 2 हैं, 15023 और 14201। 0118 इसमें स्मट नहीं लगता, स्मट रेजिस्टेंट है ये। 15235 ये भी स्मट रेजिस्टेंट है जी। तो ये कुछ ऐसी वैरायटी हैं, लेकिन जैसा आप कह रही हैं कोई कीट और रोग कम लगे, उसके लिए हमको और भी अन्य कल्चरल प्रैक्टिसेस अपनानी पड़ेंगी। जैसा कि आप जानते होंगे, पौधे में संतुलित उर्वरक उपयोग करें, दवाई की जो है उतनी ही मात्रा दें जितनी जरूरत है, ज्यादा देंगे तो वो कीड़े रेजिस्टेंट हो जाएंगे और ज्यादा लगने लगेंगे। और पोषण भरपूर दें उसको, पानी और खाद दें, उसकी जो पॉपुलेशन की डेंसिटी वो उचित रखें, उसको ज्यादा बढ़ाए ना, यूरिया की ज्यादा मात्रा ना दें उसमें। और पोटास, फास्फोरस, पोटास देखो स्ट्रेंथन करता है उसको, हाँ, हार्डी बनाता है, संतुलित मात्रा में होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि देखते हैं आप कमजोर। इसका कारण ये तो नहीं है कि अधिकता जो सिंचाई की हो जाती है कभी कभी, इसकी वजह से भी कीट ज्यादा प्रकोप कीटों का हो जाता है? देखिए, गन्ने में अब हर समय पानी भरे रखेंगे तो फसल ही आपकी फिर हो जाएगी, लेकिन गन्ने में पानी का ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जब उसको जरूरत हो पानी दीजिए उसको, और ज्यादा तो पानी इन धान वगैरह इनमें लगाते हैं, गन्ने में तो ज्यादा क्या, जब जरूरत हो वो सूखने लगा हो तभी आप पानी लगा दें, उससे नहीं होगा कुछ। ठीक है मैत्रेयी जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, देखो ये तो खेतीबाड़ी की बात हो गई, गन्ने की बिजाई की बात हो गई, लेकिन जो हमारे गन्ने के शौकीन हैं और जो हमारे लोग गन्ने का रस पीते हैं,
गर्मियों में हर जगह मिलता है, लोग उसको पीते हैं, तो ये स्वास्थ्य के लिए किस तरीके से लाभदायक? देखिए ऐसा है ना, ये गन्ने से तो डायरेक्ट एनर्जी मिलती है जी, रस पीते के साथ ही एनर्जी आ जाती है इसमें, और दूसरा ठंडक भी है जी है। गर्मी में रस पियोगे तो आपको जो है ठंडा ठंडा, जहाँ पर पानी ज्यादा होगा तो ठंडक तो जरूर होगी। हाँ, तो ये रस पीना, और आजकल तो रस की बोटलिंग भी होने लगी है जी। आपको होटल में, रेस्टोरेंट में बिल्कुल गन्ने का रस मिलता है, पैकिंग में भी आने लगा है। थोड़ा शुगर वाले ध्यान रखें, कभी ज्यादा रस के चक्कर में शुगर वाले पी जाए तो उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी बहुत अच्छा है। और कार्यक्रम में डॉक्टर अर्चना अनोखे जी और डॉक्टर युगेश तेवतिया जी दोनों लोग आप आए और किसान भाइयों की बहुत अच्छी जानकारी दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद शिवानंद। तो साथियों, ये थी आज की गन्ने की पाठशाला। वास्तव में जब हमारे किसान भाइयों तक ऐसी जानकारियां पहुंचती हैं जो विशेषज्ञ पहुंचाते हैं तो लाभ सुनिश्चित हो जाता है। प्रायोजित कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला, जिसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। तो साथियों, आप सुन रहे थे गन्ने की पाठशाला। समय हो चुका है, फिर आपसे मुलाकात होगी। दीजिएगा अनुमति। सभी हमारे श्रोताओं को राम राम।